23 जुलाई। तो व्हाट डे ऑफ 23 जुलाई। अब देखो पहला न्यूज़ आ रहा है, कैग फ्लैग्स लैप्सेस वर्थ 573 करोड़ इन इंडियन रेलवेज। तो यहाँ पे दो कीवर्ड्स आ गए, यहाँ पे दो कीवर्ड्स आ गए। पहला तो ये आ गया कि कैग, और दूसरा आ गया इंडियन रेलवे के बजट में कुछ लैप्सेस। भाई यही तो न्यूज़ है ना, कि कैग ने कुछ लैप्सेस फाइंड किए हैं। पहला दिमाग में सवाल आना चाहिए, कैग कैसे क्वेश्चन कर सकता है इंडियन रेलवेज पे। तो यहीं से अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 148 में एक बॉडी मेंशन्ड है जिसका नाम है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब व्हाट इज द रोल ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जैसे आप सबका बैंक स्टेटमेंट आपका सीए बनाता है कि आपके क्या इनकम्स हुए, है ना, क्या आपके एसेट्स हैं, क्या आपकी लाइबिलिटीज हैं, क्या देना है क्या लेना है, हाउ मच वर यू अर्निंग, फ्रॉम व्हाट सोर्सेज वर यू अर्निंग, किस में कितना फायदा हुआ। इसी चीज़ को पैन इंडिया लेवल पे जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और जो हमारे डिफरेंट स्टेट्स की गवर्नमेंट्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स की गवर्नमेंट है, जैसे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, कर्नाटका गवर्नमेंट, तो ये जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके हिसाब का लेखा जोखा कौन बनाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ही इज इलेक्टेड फॉर 6 years और 65 years इन एज, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज, मतलब देखो जो थोड़े प्रो लोग हैं वो समझ गए होंगे, बट जो बेसिक सुन रहे हैं पहली बार वो समझो। तो लेट्स से इफ आई एम द कैग, मेरे को 62 years पे अपॉइंटमेंट मिली, तो मैं 65 पहले हो जाऊंगा रादर देन 6 years। 6 years एंजॉय करने के लिए मुझे 68 होना होगा, पर रिटायरमेंट एज का मिनिमम मैक्सिमम है 65। तो जो भी पहले आ जाएगा वो हो जाएगा। लेट्स से मैं 52 पे ही बन गया कैग, तो 6 years, बिकॉज 6 years इज अर्लियर, तो 58 में मैं रिटायर हो जाऊंगा। एज सिंपल एज दैट। नाउ कैग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, हमारे अपॉइंट करते हैं कैग को, और प्रेसिडेंट किसकी एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं। आर्टिकल 74 में साफ साफ लिखा हुआ है, पीएम एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पीएम एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नाउ कैग को मैं ये भी बोल सकता हूँ, ही इज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। भाई पर्स क्या होता है, जिसमें आप अपने पैसे रखते हैं। पब्लिक पर्स क्या होता है, जहाँ सारे पैसे रखे जाते हैं, जहाँ पब्लिक के पैसे रखे जाते हैं। पब्लिक के पैसे कहाँ से आते हैं, अलग अलग टैक्सेस से, ड्यूटीज से, है ना। तो बहुत सारे तरीकों से पैसे आते हैं सरकार के पास। कोई चीज़ बेच दी, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, कुछ लोन उठा लिया, है ना, या कहीं से टैक्स आ गया, कहीं से कोई ड्यूटी आ गई, कहीं से कुछ ग्रांट आ गया। तो द गवर्नमेंट हैज़ मल्टीपल सोर्सेज टू अर्न मनी फ्रॉम पीपल, राइट, टोल वगैरह आता है। तो ये सारी चीज़ों का हिसाब कौन रखता है, कैग। अब कैग अगर इसका हिसाब बनाएगा तो कैग को ये भी समझ में आएगा लीकेज कहाँ पे हो रहा है ना, करप्शन कहाँ पे हो रहा है। तो कैग ने अपनी रिपोर्ट में बोला है कि भाई जो इंडियन रेलवे का मैंने बजट बना के देखा, इसमें मैं लगभग कुछ 573 करोड़ का लैप्स पा रहा हूँ। मतलब जो रेवेन्यू आना चाहिए था उसमें 573 करोड़ कम आया है। बहुत छोटा सा करप्शन है, आप सब समझ रहे हो, बट तो समझिए। तो अब ये क्या बोल रहा है कि भाई ये लैप्स आ क्यों रहा है, कैग बताएगा ना, सीए बताएगा ना लैप्स क्यों आ रहा है। आपने सही टाइम मार्केटिंग नहीं किया, या आपने वहाँ से फीस नहीं लिया, या आपने यहाँ पे इंटरेस्ट सही से नहीं पे किया, आपकी सिविल खराब हो गई, आपको सही टाइम पे फंडिंग नहीं मिली, 50 तरीके के रीज़न है। फिलहाल कैग ये कह रहा है कि रेलवेज जो है ना, उसकी एक लैंड लाइसेंसिंग पॉलिसी है, लैंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। तो इस लैंड लाइसेंसिंग पॉलिसी में उसको कुछ फीस मिलती है ठेकेदारों से, वो फीस इसने नहीं वसूली। दूसरा, हमारे देश में एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड चलता है, मतलब इंडिया के ऐसे इलाके जहाँ पे बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज हैं, जैसे झारखंड, यहाँ पे कोल बहुत सारा है। तो ऐसा बोलते हैं कंपनी जब आप कोल एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ की लोकल जनता के लिए कुछ पैसा दो ताकि उनका विकास हो सके, उनको जॉब्स मिल सके। पैसा जाता है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ में होता है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का कुछ पैसा अलग अलग सेक्टर्स में लगाया जाता है, कुछ पैसा रेलवेज को भी देते हैं क्योंकि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बैठाती है। तो ये पैसा यहाँ से नहीं आया, अराउंड 155 करोड़ यहाँ से नहीं आया, 148 करोड़ यहाँ से नहीं आया। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ देखो लैप्सेस कैसे होते हैं। और ये बता रहे हैं ये ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज नहीं कर रहे, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज नहीं कर रहे, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है। तो मल्टीपल रीजंस दे हैव गिवन, बट दे हैव सेड दैट देयर इज अ लैप्स ऑफ 573 करोड़। आपको ये याद नहीं करना है, इसमें कुछ याद करना चाहते हो तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड याद रखो। ये देश के वो इलाके मिनरल्स हैं, बट क्योंकि वहाँ के लोग गरीब है, कोल यहाँ से बिकता है और मुंबई का या गुजरात का कोई व्यापारी उससे मुनाफा कमाता है, तो यहाँ की लोकल आदमी को इज नॉट गेटिंग द मनी ना दैट ही शुड गेट। तो इसीलिए द गवर्नमेंट हैज मेड दिस डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। बाकी आपको एग्जाम की पर्सपेक्टिव से कैग पढ़ के जाना है। कैग इज मेंशन इन 148, आर्टिकल 148, मतलब इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसके बाद he looks after the accounts of both central and state government. He is appointed by the president of India, 6 or 65 years, whichever is earlier. He is the guardian of public purse. हाँ चलो, अब इसका एक रिमूवल और है। इसका रिमूवल ऐसे ही होता है जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल होता है। और अभी हम पढ़ के आए हैं, जयदीप धाकड़ जी सरकार से इसलिए नाराज थे क्योंकि वो चाहते थे जस्टिस वर्मा का रिमूवल राज्यसभा में इनिशिएट हो। राज्यसभा में कितने लोग चाहिए, 50 एमपी साइन करके दे, या फिर लोकसभा के 100 एमपी साइन करके दे, हाउस के लीडर को। मतलब 50 एमपी अगर राज्यसभा की साइन करके दे रहे हैं तो दे शुड गिव इट टू वाइस प्रेसिडेंट। 100 एमपी अगर लोकसभा की साइन करके दे रहे हैं तो इनको देना पड़ेगा स्पीकर को, ओम बिरला जी को। फिर जब ये एक बार रेजोल्यूशन आता है उसके बाद रिमूवल स्टार्ट होती है।
समझ रहे हो? तो रिमूवल बहुत टफ होती है किसी भी सुप्रीम कोर्ट जज या हाई कोर्ट जज की। इसीलिए जयदीप धाकड़ जी वॉज नाराज फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट जज का रिमूवल जैसे होता है वैसे ही रिमूवल किसका होता है? कैग का। कैग इज अ वेरी पावरफुल पोजीशन। अच्छा एक चीज़ और याद रखो, जो आपके बी आर अम्बेडकर जी थे, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो बी आर अम्बेडकर जी सेड जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है डेमोक्रेसी, क्रेसी मीन्स पावर, डेमोस मीन्स पीपल, व्हेन द पावर इज इन द हैंड्स ऑफ पीपल इट इज कॉल्ड एज डेमोक्रेसी। तो बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि अगर देश में एक अच्छी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी चाहिए तो हमें चार ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत मजबूत रखना पड़ेगा। एक सुप्रीम कोर्ट, कि अगर हमारा कोई फंडामेंटल राइट ब्रीच होता है या सरकार डिक्टेटर बनती है तो हमारे पास शिकायत लगाने के लिए देयर शुड बी अ बॉडी। दूसरा उन्होंने कहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि जब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे एवरीवन विल गेट द राइट टू कॉन्टेस्ट, देयर वुड बी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस विदाउट मनी मसल और माफिया, देन ओनली आवर कंट्री कैन हैव वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। तीसरा उन्होंने बोला था यूपीएससी, इफ वील हैव गुड परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स देन ग्राउंड लेवल पे डेमोक्रेसी को मीट कर पाएंगे। एंड फोर्थ ही मेंशन वाज कैग, कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल देश का बहुत मजबूत इंस्टीट्यूशन होना चाहिए so that everything can be accounted for. So this is something which you have to read for the examination. This is something which is the current affair. You don't have to read. I was just telling you this thing so that आप कैग का इंपॉर्टेंस समझे अपने देश में। चलो देखो, कैग फ्लैग्स लैप्सेस वर्थ 573 करोड़ इंडियन रेलवेज। अब यहाँ पे आपको समझा रखा है गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स, फिर इसके बाद द फ्रेंड फिलोसफर एंड फिलोसफर टू द पब्लिक अकाउंट कमेटी, मतलब लोकसभा की वो कमेटी जो पैसे पे ध्यान रखती है, पब्लिक के अकाउंट्स पे ध्यान रखती है, उसका ये फ्रेंड है, गाइड है और फिलोसफर है। ही इज ऑल्सो अम्बेडकर ही इज अ बल्क ऑफ डेमोक्रेसी अलॉन्गसाइड सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन एंड यूपीएससी। आर्टिकल 148 प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, इंडिपेंडेंट ऑफिस होता है। इसका रिमूवल कैसे होता है? एक सुप्रीम कोर्ट जज की तरह होता है। इसका ओथ थर्ड शेड्यूल में मेंशनड है। शेड्यूल पे मैंने एक पूरा स्पेसिफिक क्लास बनाया है। शेड्यूल पे हर साल 2 क्वेश्चन आर कमिंग, तो हिज शेड्यूल ओथ इज मेंशनड इन शेड्यूल 3, है ना? तो बता रखा है पहली शेड्यूल में आता है आपका नेम्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज, दूसरे में सैलरी, तीसरे में ओथ, चौथे में राज्यसभा सीट्स, पांचवें में एसटी एरियाज, छठे में एसटी एरियाज पर्टेनिंग टू त्रिपुरा, असम, मेघालय एंड मिजोरम, सेवंथ में आपका आता है 3 लिस्ट, 8 में आता है आपका ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 9th में आता है आपका दिस अमेंडमेंट एक्ट, 10th में एंटी डिफेक्शन लॉ, 11th में पंचायती राज, 12th में म्यूनिसिपैलिटी। प्लीज इसको देख के जाइए, हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं। सो शेड्यूल पे देयर इज अ स्पेसिफिक वीडियो केप्ट इन द प्लेलिस्ट, प्लीज वॉच इट। चलो 6 ईयर्स और 65 पे रिटायर हो जाते हैं। तो दैट इज दैट, आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं। यू शुड नॉट मेमोराइज दिस, दिस इज जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन। एवरीथिंग मेंशन्ड हियर हैज बीन एक्सप्लेन्ड टू यू ऑलरेडी। आर्टिकल्स याद आपको नहीं करने हैं। देखिए ये तो लिखा है कि सेंटर की ऑडिट करता है, स्टेट की ऑडिट करता है, बता दिया आपको मैंने। चलो अच्छा, इसके अलावा एक और है बात, जो हमारा कैग है ना, तो अब दुनिया भर में भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं, है ना? तो उनका भी तो ऑडिट करेगा। अब उनका ऑडिट कोई कंट्री तो करेगा नहीं, क्योंकि वो तो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। तो कंट्रीज को अलग अलग टेन्योर्स पे काम देते हैं कि 5 साल यूएस कर लेगा, 5 साल इंडिया कर लेगा। तो दुनिया में एक बॉडी है आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, 1964 बनाई गई थी और वियना में इसकी हेडक्वार्टर है। ये करती क्या है? आप सबको पता है न्यूक्लियर एनर्जी का 2 यूज़ हो सकता है। आप न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना सकते हो, आप इससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हो, मतलब पीसफुल पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अब कंट्रीज़ ये नहीं चाहती हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाए। न्यूक्लियर बॉम्ब क्योंकि दुनिया में भी सिर्फ 9 कंट्रीज के पास है ना? तो इसीलिए, ताकि अब ये भी नहीं बोल सकते कि तुम न्यूक्लियर मत यूज़ करो, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी से तो भाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराना है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसमें पॉल्यूशन नहीं होता, उससे ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती। तो हमने एक बॉडी बना दी कि भाई तुम ध्यान रखो दुनिया भर में जहाँ जहाँ न्यूक्लियर एनर्जी पे काम हो रहा है, अगर इलेक्ट्रिसिटी का पीसफुल यूज़ के लिए कर रहा है, तब अगर बॉम्ब बनाने का तुमको थोड़ा सा भी शक हो तो मुझे बता देना। इसीलिए तो ईरान पे अटैक करता है इसराइल। इसराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, ईरान बनाने की ऐसा एलिगेशन लगाता है आईएईए बोलता है कि ईरान चुपचाप चुपचाप अपना न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना रहा है। अब जिस दिन न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाएगा ईरान के पास, उस दिन इसराइल उसकी पिटाई नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो? इसीलिए इतना इशू है। इसीलिए आप जब ईरान इसराइल पढ़ते हो तो आईएईए जरूर पढ़ते हो, क्योंकि आईएईए क्या है? न्यूक्लियर वॉच डॉग। ये एक ऐसा डॉग है जो ध्यान रखता है कि न्यूक्लियर एनर्जी का सिर्फ पीसफुल यूज़ करना बेटा, अगर तुमने नॉन पीसफुल यूज़ किया तो कंट्रीज विल स्टार्ट रिटेलिएटिंग। हु मेक श्योर दिस? दैट इज आईएईए। अब आईएईए के लिए भी तो फंड जारी होता होगा, तो 2022 से 27 तक आईएईए का ऑडिट इंडिया का क्या कर रहा है? 2027 से 32 कोई और करेगा, 32 से 37 कोई और करेगा, 40 साल बाद इंडिया शायद फिर करेगा। ठीक है, चलो। ऐसे ही दुनिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है फाओ। ये क्या करता है? दुनिया में जितनी भुखमरी है, जितने लोग भूखे हैं, गरीब हैं, उनके लिए खाना सस्ता कराने की कोशिश करता है। जैसे इंडिया भी बहुत सारा ग्रेन अफ्रीका भेजता है, किसकी मदद से? फाओ। इंडिया बहुत सारा ग्रेन अफगानिस्तान भेजता है, ईरान भेजता है, किसकी मदद से? फाओ। तो दुनिया में फूड को ये अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और अवेलेबल कराने की कोशिश करता है। कौन? फाओ। फाओ की हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम में। अब फाओ का भी ऑडिट होता है, दुनिया भर से सामान आ रहा है। तो 2020 से लेकर 25 तक हमने इसका ऑडिट किया। 25 से 30 देखो, अब हमको किसने रिप्लेस कर लिया? फिलीपींस ने। किसने रिप्लेस कर लिया? फिलीपींस। फिलीपींस इज अ कंट्री, कल फिलीपींस को भी रिप्लेस कर लेगा। मैं आपको सिर्फ, आप ये रटिए मत, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑडिट कैग ही करता है, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा ऑडिटर कौन है? कैग। तो इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करेगा? कैग। अब बस ये बता इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये बॉडीज भी जरूरी है। इसका हेडक्वार्टर याद रखो, सॉरी, रोम। आईएईए का काम बता दिया, न्यूक्लियर वॉच डॉग।
कि भाई न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूज़ करो, नॉन पीसफुल यूज़ मत करो। नॉन पीसफुल यूज़ करोगे शिकायत हो जाएगी। वियना हेडक्वार्टर है, 1964 में बना है। फाओ भी याद रखो। ऐसे ही आपका एक डब्ल्यू है, सबको पता है डब्ल्यू की इंपॉर्टेंट, कोरोना में इतना इंपॉर्टेंट हुआ था। 2020 से 23 तक इसका ऑडिट कौन कर रहा था? हमारा क्या कर रहा था? डब्ल्यू का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में हेडक्वार्टर है। डब्ल्यू क्या करता है? दुनिया भर में हेल्थ को अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और अवेलेबल बनाने की कोशिश करता है। समझ में आ रहा है? चलो, ऐसे ही अब एक बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। अब ये देखो क्या है, जब 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 एटॉमिक बॉम्ब्स के बारे में हमने बात करना शुरू की। 1945 आपका वर्ल्ड वॉर 2 जो था, 39 से 45 चला, 1939 से 1945 चला। 45 में जब यूएस ने 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स डाल दिए हिरोशिमा और नागासाकी पे, लिटिल बॉय एंड फैट मैन, तब जाके कहीं पे जापान शांत हुआ। तो दुनिया को पता चला न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में। फिर इवेंचुअली यूएसएसआर ने भी बना लिया, फिर उसके बाद चाइना बना लेगा, यूके बना लेगा, फ्रांस बना लेगा। फिर ये सारे जैसे ही बना लेंगे, फिर ये बोलेंगे कि भाई ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ है, अब कोई नहीं बनाएगा, अब कोई नहीं बनाएगा। और ये 1967 में एक ट्रीटी साइन करेंगे, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। नॉन प्रोलिफरेशन मतलब फैलाना, कि भाई न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास आ गया, अब किसी और को मत दो, अब किसी और को मत दो। पर इसके बावजूद इसको 4 कंट्रीज ब्रीच करेंगे अलग अलग टाइम पे। एक आपका करेगा इंडिया, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, फिर पाकिस्तान करेगा, फिर इसके बाद नॉर्थ कोरिया करेगा, और चौथा करेगा इसराइल। तो ये चारों कंट्रीज एनपीटी पे साइन नहीं करते हैं और अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते हैं इन सबके रोकने के बावजूद। बहुत सारे कंट्रीज पे साइन कर देते हैं। जैसे 1991 में जब यूएसएसआर 15 कंट्रीज में टूटेगा, उन 15 में से एक होगा रशिया, जो सारे न्यूक्लियर बॉम्ब ले जाएगा, और बचेंगे यूक्रेन जैसे 14-13 देश और। अब यूक्रेन के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था और यूक्रेन ने साइन कर दिया, कभी भी अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बना ही नहीं पाया, और आज उसको रशिया जब चाहता है तब पीट देता है। समझे? ये बता क्यों रहा हूँ? न्यूक्लियर बॉम्ब तो 1945 में आया ना भाई। उससे पहले कौन से वेपन्स यूज होते थे? वर्ल्ड वॉर 1 तो 1914 से 1919 तक था, तब तो न्यूक्लियर बॉम्ब थे नहीं, तभी वेपन्स तो होते थे। तो उस टाइम पे बहुत सारे केमिकल वेपन्स यूज किए जाते थे, बहुत सारे केमिकल वेपन्स, जैसे बहुत अलग अलग टाइप की गैसेस। आप लड़ने गए, उधर कोई पार्टी लड़ने आई, आप कोई ऐसी गैस लेके आ गए जो ह्यूमंस ने देखी ही नहीं थी, जिससे वो सारे बेहोश हो गए। तो उस टाइम पे बहुत सारे केमिकल वेपन्स यूज किए जाते थे, आपके एसिड डाल दिए अलग अलग तरीके के। तो उसको रोकने के लिए ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, इसका हेडक्वार्टर है हेग। हेग कहाँ पे है? नीदरलैंड में। नीदरलैंड कहाँ है? यूरोप में। समझ पा रहे हैं? इसकी हमने अकाउंटिंग करी है 2021 से 23 तक। तो चारों में आपको ऑर्गेनाइजेशन याद होने चाहिए। आपको ये याद नहीं करना कि कैग ने ऑडिट किया है, पर आप ये याद रखो कि एक तो मैंने आपको बताया फाओ, एक मैंने बताया आपको IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फिर मैंने आपको बताया इसके बाद OPCW, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन्स। एंड देन आई टोल्ड यू WHO, विच इज हेडक्वार्टर्ड इन जेनेवा। तो जेनेवा, OPCW इज इन हेग, फाओ का है आपका रोम में, एंड IAEA इज इन वियना। प्लीज रिमेंबर दिस। ये चार याद रखें, ये याद रखें मत रखें कि कैग करता है ऑडिट। अपने नॉलेज के लिए याद रखो कि कैग एक्सटर्नल ऑडिट करता है जब भी इंडिया को चांस मिलता है, हमारी तरफ से जाता कैग है। चलो।